साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान का समाप्ति होने के बाद में जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो गणना कार्य होता है। गणना का कार्य जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद में मतदान दल के सभी अधिकारियों को मिलकर पहले गणना पर्ची, उसके बाद में गणना परिणाम और अंत में मतपत्र लेखा को भरना होता है। तो आज के इस वीडियोज में हम किस प्रकार से गणना पर्ची को भरेंगे, गणना परिणाम को भरेंगे और मतपत्र लेखा को भरेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। सभी निर्वाचन का या निर्वाचन कार्य का सार या मतदान दल का जो सार होता है वो विभिन्न प्रकार के प्रपत्र होते हैं। तो यहाँ पर मतपत्र लेखा को भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वार्ड पंच का उदाहरण के द्वारा कैसे भरेंगे उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस ग्राम पंचायत में आपका ड्यूटी लगा है उस ग्राम पंचायत का नाम को लिखेंगे। उसके बाद में आप जिस वार्ड का मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं उस वार्ड का यहाँ पर क्रमांक को लिख देना है और उसके बाद में यहाँ पर इसको छोड़ देना है। उसके बाद में ये सबको छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक, यहाँ पर आपको जो क्रमांक मिला है उस क्रमांक को लिखना है और यहाँ पर जिस विकासखंड में आपका ड्यूटी लगा है उस विकासखंड का नाम को लिखना है। तो साथ ही यहाँ पर मतपत्र लेखा में मतपत्रों की संख्या को लिखने के लिए आपको जो मतपत्र मिले रहेंगे वार्ड पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के मामले में उस क्रमांक को आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको कुल जितने भी यहाँ पर मतपत्र मिलेंगे उसका टोटल संख्या को लिखना है। मान के चलते हैं यहाँ पर टोटल संख्या 400 है। अब उसके बाद में उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो यहाँ पर प्राप्त मतपत्रों की संख्या को उदाहरण के लिए मान के चलते हैं ये 01 से लेकर के 400 तक है। अब यहाँ पर मतदान केंद्र में मतदाताओं के द्वारा लगभग मान के चलते हैं 350 मत दिया गया, जिसमें से यहाँ पर उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या में 351 से ये हो जाएंगे 400। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की कुल संख्या यहाँ पर हो जाएगा 50। उसके बाद अगला है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर में से 2 नंबर को घटा देना है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो 350 हो जाएगा। अर्थात मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या में 1 से लेकर के 350 तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा का जो यहाँ पर जो उत्तर आएगा यह पहला को और दूसरा को घटाने के बाद में मिल जाएगा। साथ ही उसके बाद में अगला है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मत पेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर जो मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण होगा तो उसका संख्या को लिखना है। निवेदित मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतों की संख्या है तो इसको लिखना है और रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या होगा तो इसको लिखना है। तो मान के चलते हैं इसका संख्या 1 है। इसी प्रकार से निवेदित मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतों की संख्या ये जो होगा वह टेंडर वोट होगा, इसका संख्या मान के चलते हैं 1 है। इसी प्रकार से रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, अगर रद्द किए गए मतों की संख्या होगा तो उसको भी यहाँ पर आपको भर देना है और इसको मान के चलते हैं संख्या 2 है। अब यहाँ पर क, ख और ग को जोड़ना है तो यहाँ पर संख्या हो जाएगा 4। साथ ही उसके बाद में अगला है इसका संख्या कुल 4 था, मत पेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या। अब हमको यहाँ पर मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या में से यहाँ मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या इसके साथ घटा देना है। तो यहाँ पर 350 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या है उसका संख्या 346 होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा का जो योग है, तीसरा जो मान है यह मान पहला और दूसरा को घटाने के बाद दोनों के बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर
स्थान को, तारीख को और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर करना होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रपत्र हैं इसमें मतदान से एक दिन पूर्व सबको लिख करके तैयार रखना है। उसके बाद सिर्फ गणना परिणाम को ही आपको इस मतपत्र लेखा में तैयार करना है। तो इस मतपत्र लेखा को वार्ड पंच के लिए अलग, सरपंच के लिए अलग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए अलग और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग भरना होगा। साथ ही उसके बाद में अगला है गणना का परिणाम। तो यहाँ पहला है मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जैसा कि हमने मतपत्र लेखा में तैयार किया था, यहाँ पर संख्या हो जाएगा 346। 4 जो मतपत्र थे वो मतपत्र जारी किए गए लेकिन वो मतपेटी में नहीं पाए गए। उसके बाद अगला है इस भाग की मद 1 के मतपत्रों की कुल संख्या और भाग 1 के मद 5 में उल्लेखित मतपत्रों की कुल संख्या में यदि अंतर कोई हो तो यहाँ पर भाग 1 की मद 1 के मतपत्रों की कुल संख्या 350 और भाग 1 की मत 5 में उल्लेखित मतपत्रों की संख्या, ये मतपेटी में जो वोट पाए गए उसका जो अंतर होगा ये 4 होगा। इस प्रकार से गणना पर्यवेक्षक जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो यहाँ पर सील लगाएंगे और साइन करेंगे और यहाँ पर स्थान का नाम होगा। साथ ही उसके बाद अगला प्रपत्र है पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है जो कि यहाँ पर भाग 1 है। यहाँ पर भाग 1 में मतदान केंद्र का क्रमांक तथा स्थान, यहाँ क्रमांक और यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम को लिखना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम रहेगा, यहाँ पर खंड का नाम रहेगा, मतदान की तारीख हो जाएगा, मतदान केंद्र से संबंध, वार्डों के क्रमांक तथा नाम। तो यहाँ पर मतदान केंद्र का या वार्ड क्रमांक जितना है इसको लिखना है। मान के चलते हैं 1 से लेकर के 10 तक। कुल संख्या ये हो जाएगा 10। वार्डों के क्रमांक जिनमें पंचों के लिए मतदान हुए, तो इसमें से जिन जिन वार्ड में निर्वाचन होगा, मतदान होगा, उसका संख्या को लिखना है। मान के चलते हैं 1, 3, 4। तो यहाँ पर इसका कुल संख्या 3 हो जाएगा और जो अन्य वार्ड होंगे वो निर्विरोध होने की स्थिति में इस प्रकार से यहाँ पर भरना होगा। मतदान दल के सदस्यों का विवरण, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 और क्रमांक 4 का नाम को लिखना है और यहाँ पर धारित पद और पदस्थ संस्था का नाम को लिखना है। इसी प्रकार से उपयोग में लाई गई मतपेटी का आकार बड़ा है तो बड़ा में और संख्या 1 लिखेंगे और यहाँ पर मतपेटी का जो क्रमांक है उस क्रमांक को यहाँ पर लिखना है। और छोटा पेटी भी अगर यूज होगा तो उसको भी 1 लिखना है और उसका क्रमांक को लिखना है। और अगर छोटा पेटी यूज नहीं होगा उस स्थिति में इसका संख्या 1 हो जाएगा और क्रमांक वही रहेगा। साथ ही उसके बाद अगला है केंद्र से संबद्ध मतदाता और मतदान करने वाले मतदाताओं का संख्या। तो यहाँ पर महिला पुरुष अलग अलग जानकारी भरना होगा। तो यहाँ पर मतदान केंद्र से संबंधित कुल मतदाताओं का संख्या, यहाँ पर पुरुष का संख्या लिखना है, टोटल संख्या को, यहाँ पर महिला का टोटल संख्या लिखना है और यहाँ पर कुल मतदाता जितना होंगे उनको लिखना है। उसके बाद मतदाता जिन्होंने मतदान किया, यहाँ पर पुरुष का संख्या से महिलाओं का संख्या और दोनों को यहाँ पर जोड़ देना है। उसके बाद में इसका प्रतिशत निकाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर जो समग्र प्रतिशत होगा उसको भर देना है। उसके बाद अगला है अभ्यर्थी और उनके अभिकर्तागण। तो यहाँ पर पद जिसके लिए मतदान हुआ, यहाँ पर केंद्र से संबद्ध सभी वार्डों के लिए कुल मिलाकर, तो यहाँ पर कुल कितने वार्ड पंच थे उनका टोटल संख्या लिखना है, सरपंच का टोटल संख्या लिखना है, जनपद पंचायत सदस्य का टोटल संख्या लिखना है, जिला पंचायत सदस्य का टोटल संख्या लिखना है। उसके बाद में मतदान के दौरान केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की संख्या। तो निर्वाचन अभिकर्ता होंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर उनका संख्या लिखना है, नहीं होंगे तो निरंक रहेगा। मतदान अभिकर्ता वार्ड पंच के लिए जितने थे उनका टोटल लिखना है, सरपंच का टोटल लिखना है, बीडीसी का टोटल और डीडीसी का टोटल लिख देना है। अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या कोई अन्य अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ, यहाँ पर उनका संख्या को ही लिख देना है। उसके बाद में अंधे दिव्यांग विकलांग के साथी का जो संख्या होगा वोटर के रूप में, उनका संख्या को लिखना है। उसके बाद अगला है अभ्याक्षेपी चैलेंज प्रकरणों की संख्या। यहाँ पर 1 होंगे तो 1 लिखना है। इसी प्रकार से तुच्छ गलत अभ्याक्षेप के प्रकरण की जब्त राशि, धनराशि
इसका संख्या होगा तो इसको लिख देना है। प्रकरणों की कुल संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे और जब्त की गई राशि सही पाए जाने पर 5 रुपया हो जाएगा। उसके बाद अगला है निविदत टेंडर्स मतों की कुल संख्या। यहाँ पर निविदत मत पढ़ेंगे तो उसका संख्या को भी लिखना है, लेकिन निविदत मतों का जो मतपत्र होगा उसको पेटी में या जो लिफाफा होगा उसमें नहीं रखना है, इसको अलग से निविदत मतपत्र का जो लिफाफा होता है उसमें सुरक्षित रखना है। उसी प्रकार से फर्जी मतदान के प्रकरणों की संख्या अगर होगी तो पुलिस रिपोर्ट में जो प्रारूप होता है यहाँ पर देना है। इसी प्रकार से मतदान के दौरान बलवा या खुली हिंसा ऐसा कुछ घटना घटेगा तो उसका जानकारी यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद अगला है जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही समय। तो समय 3 बजे है तो हो सकता है मतदाता ज़्यादा होने की स्थिति में ये 3 से ज़्यादा हो सकता है, तो उस स्थिति में देखना समय को और यहाँ पर समय को लिख देना है। उसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो तो उसका यहाँ पर उल्लेख करना है, यहाँ पर तारीख लिखना है और यहाँ पर पीठासीन अपना सील करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही उसके बाद अगला है मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी भाग 2, पीठासीन की डायरी भाग 2। मतगणना का स्थान, मतदान केंद्र, ये सबको पहले से भर देना है। उसके बाद पद जिसके लिए निर्वाचन के लिए मतगणना हुई, यहाँ पर पंच के मामले में उनका संख्या, सभी वार्डों को मिलाकर, सरपंच का अभ्यर्थियों का संख्या, जनपद पंचायत सदस्यों का कुल संख्या और जिला पंचायत सदस्यों का कुल संख्या। इसी प्रकार से भाग 1 में जैसे भरे थे सेम टू सेम हूबहू वैसे ही इसको भर देना है। इसी प्रकार से गणना अभिकर्ता जो पंच के मामले में जितना संख्या है उनको लिखना है, सरपंच के मामले में लिखना है और इसी प्रकार से बीडीसी डीडीसी के मामले में उनका संख्या को लिख देना है। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिनका कोई निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनका संख्या को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगला है मतगणना कार्य में तैनात अधिकारी कर्मचारी। तो यहाँ पर प्राधिकृत अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, गणना पर्यवेक्षक, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिखेंगे और उसी प्रकार से प्राधिकृत कर्मचारी मतदान अधिकारी, गणना सहायक यहाँ पर मतदान अधिकारी होंगे और अगर कोई अन्य कर्मचारी होंगे तो उनका जानकारी को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ी तो ऐसे स्थान की अवधि और कारण को लिखना है। मतगणना प्रारंभ करने का समय, समाप्त करने का समय, सही समय को यहाँ पर घड़ी में समय देकर के लिख दें। पुनर्मतगणना की मांग और स्वीकृति के प्रकरण, यहाँ पर प्रकरण की संख्या जिनमें पुनर्मतगणना की मांग की गई, अगर ऐसा स्थिति निर्मित होता है तो यहाँ पर उसका भी संख्या को लिखना है। प्रकरणों की संख्या जिनमें पुनर्गणना की मांग स्वीकार की गई, तो यहाँ पर पुनर्गणना का मांग को स्वीकार किया गया तो उसका संख्या को यहाँ पर लिखना होता है। प्रकरणों की संख्या जिनमें पुनर्मतगणना की परिणाम में अंतर पड़ा, अगर गिनती में अंतर आया होगा तो यहाँ पर प्रकरण का संख्या को लिखना है। साथ ही उसके बाद अगला है वैध और प्रतिक्षेपित खारिज मत। तो यहाँ पर वार्ड क्रमांक, निर्वाचन क्रमांक, यहाँ पर जो भी मतगणना हुआ है उसमें डाले गए कुल मतों की संख्या को यहाँ पर लिखना है, पंच के मामले में, सरपंच के मामले में, बीडीसी और डीडीसी के मामले में। इसी प्रकार से वैध मतों की संख्या, ऐसे मतपत्र जो वैध हुए उनका संख्या को लिखना है। खारिज मतों की संख्या उसको यहाँ पर लिख देना है। प्रतिक्षेपित मतों की संख्या का प्रतिशत, तो यहाँ पर जो खारिज है मत उसका संख्या को प्रतिशत में निकाल करके यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यदि कोई महत्वपूर्ण कुछ घटना घटी है तो घटना का यहाँ पर जानकारी देना है, नहीं तो निरंक कर देना है। साथ ही उसके बाद अगला है पंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम, प्रारूप 16 परिशिष्ट 23। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रारूप होता है। यहाँ पर पंच के मामले में पहले यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक लिखेंगे और नाम लिखेंगे और यहाँ पर विकासखंड का नाम लिखना है। यहाँ पर वार्ड पंच के मामले में जितने वार्ड पंच हैं उनका यहाँ पर नाम को लिखना है और उसके बाद में उनके पक्ष में कितना मत पड़ा है, विधिमान्य मत पड़ा है, उसका संख्या को लिखना है। उसके बाद विधिमान्य मतों की कुल संख्या, इसको लिख देना है। खारिज के मतों की संख्या को लिखना है और डाले गए मतों की कुल संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा का योग तीसरा के बराबर होना चाहिए। साथ ही उसके बाद अगला है सरपंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम। तो यहाँ पर भी मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम लिखना है और सरपंच के चुनाव में कुल कितने वार्ड सम्मिलित हुए हैं उसका संख्या को लिखना है।
तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर नाम को लिखना है और उसके बाद में उनके पक्ष में जितना मत पड़ा है, विधिमान्य मत है, उसका संख्या को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर विधिमान्य मतों की संख्या, जो सही मत पाएगा उसका संख्या को लिखना है। उसके बाद सरपंच के मामले में जितने मत खारिज हुए उसको लिखना है और उसके बाद डाले गए कुल मतों का संख्या को लिख देना है। यहाँ पर भी ग का योग क और ख के बराबर होना चाहिए। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम भी भरना होता है। तो यहाँ पर भी मतदान केंद्र का क्रमांक, नाम और यहाँ पर सम्मिलित वार्डों का कुल संख्या को भरना है और उसी प्रकार से विधिमान्य मतों की कुल संख्या, खारिज मतों की संख्या और डाले गए कुल मतों की संख्या को लिखना है। यहाँ पर भी ग का योग क और ख के बराबर होना चाहिए। साथ ही इसी प्रकार से प्रारूप 19 में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम भी लिखना है। जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका सरल क्रमांक लिखना है और यहाँ पर नाम लिख देना है और उनके पक्ष में जितने भी विधिमान्य मत डाले गए हैं उसका संख्या को लिखना है। उसके बाद विधिमान्य मतों की कुल संख्या, खारिज मतों की कुल संख्या और डाले गए कुल मतों की संख्या को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर भी ग का योग या ग के बराबर क और ख का योग होना चाहिए। साथ ही उसके बाद अगला है गणना पर्ची। ये गणना पर्ची को जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उनको भर करके देना होता है। तो यहाँ पर खंड का नाम, यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक और उसके बाद में आप जिस अभ्यर्थी का या जिस वार्ड का गणना पर्ची तैयार कर रहे हैं उसको यहाँ पर भरना होता है। तो ये भी वार्ड पंच के लिए अलग, सरपंच के लिए अलग, बीडीसी के लिए अलग और डीडीसी के लिए अलग अलग भरना होगा। इस स्थिति में यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम और अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या। तो यहाँ पर अभ्यर्थी क्रमांक 1 है, इसका नाम मान के चलते हैं ए है। इनको जितना भी मत पड़ा है उसका संख्या को लिखना है। यहाँ पर अंकों में रहेगा और यहाँ पर शब्दों में रहेगा। इसको मान के चलते हैं 21, इनको लिख देंगे 21। तो इस प्रकार से विधिमान्य मतों की कुल संख्या यहाँ पर लिखना है, खारिज मतों की कुल संख्या लिखना है और डाले गए मतों की कुल संख्या लिख देना है। तो ये मतगणना का स्थान जहाँ पर ड्यूटी लगा होगा वहाँ का नाम लिखना है और तारीख लिख देना है। तो इस प्रकार से इस गणना पर्ची को सभी अभ्यर्थी जो मतदान कक्ष में मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता के रूप में होंगे उनको एक एक कापी देना होता है। तो साथियों, इस प्रकार से इस गणना पर्ची को पंच के अभ्यर्थियों को भी देना है, सरपंच के अभ्यर्थियों को भी देना है और जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी या अभिकर्ता होंगे, जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी या अभिकर्ता होंगे, उनको सभी को इस गणना पर्ची को देना है। उसके बाद में अगला है प्रतिक्षेपित खारिज मतपत्र। यहाँ पर खंड का नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम को लिखना है। यहाँ पर जितने भी मत खारिज हुए हैं उनका जानकारी को पारी पारी से देना है। इस प्रकार से प्रतिक्षेपित खारिज मतों की कुल संख्या होगी, इसको यहाँ पर अंकों में और शब्दों में लिख देना है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्य में महत्वपूर्ण प्रारूप और प्रपत्रों को भरना होता है और निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होता है। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।